पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद में 8,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पहली वंदे भारत मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। अमित शाह की आज जम्मू में चुनावी जनसभाएं। पटेल, किश्तवाड़ और रामबन में करेंगे रैली। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग। केजरीवाल 17 सितंबर को दिल्ली सीएम पद से देंगे इस्तीफा। इसी दिन मोदी का 74वां जन्मदिन। इस्तीफे के बाद विधायक चुनेंगे नया मुख्यमंत्री। कोलकाता रेप मर्डर सीबीआई आज एससी में दूसरी रिपोर्ट दाखिल करेगी। पिछले रिपोर्ट में कई खुलासे। कोर्ट ने कहा था मामला गड़बड़ लगता है। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे के भीतर छोटा एनकाउंटर। पुंछ के बाद कठुआ में भी मुठभेड़ जारी। अब तक 5 आतंकी ढेर और 2 जवान शहीद। भोपाल, जबलपुर समेत एमपी के 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। यूपी में 4 नदियां उफान पर। 190 गांव में आई बाढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से है और राजधानी लखनऊ से एक खबर है जहां पर उत्तर प्रदेश सचिवालय पर योगी का हंटर चलता नजर आया है। सचिवालय ने बायोमेट्रिक हाजिरी का डाटा निकलवाया है तो देर से आने वाले कर्मचारियों को जारी करना होगा नोटिस। सचिवालय में बायोमेट्रिक हाजिरी की भी जांच हो रही है तो कड़ा ये हंटर देखा जा रहा है। बायोमेट्रिक हाजिरी ना लगाने वालों को मिलेगा नोटिस और 1 जुलाई से 15 सितंबर तक बायोमेट्रिक डाटा निकलवाया है और नोटिस देने के लिए आज छुट्टी के दिन खुला सचिवालय। तो सचिवालय में 60% से ज्यादा कर्मचारी रोजाना देर से आते हैं। दफ्तर का समय 9:30 बजे, 10 बजे के बाद आते हैं कर्मचारी। वही 30% कर्मचारी बायोमेट्रिक हाजिरी का नहीं करते हैं उपयोग। तो ये बड़ा खुलासा भी एक ओर से कहा जा सकता है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो सचिवालय में 60% से जो ज्यादा कर्मचारी हैं रोजाना देर से आते हैं और दफ्तर का जो समय है वो है 9:30 बजे, लेकिन 10 बजे के बाद कर्मचारियों की एंट्री होती है। तो 30% कर्मचारी बायोमेट्रिक हाजिरी का इस्तेमाल ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश सचिवालय पर योगी का हंटर चलता नजर आ रहा है। सचिवालय ने बायोमेट्रिक हाजिरी का डाटा निकलवाया है और आज छुट्टी है। आज के दिन भी सचिवालय खुला रहा है। देर से आने वाले कर्मचारियों को अब नोटिस भी जारी करना होगा कि आखिर वो इतनी लेट लतीफी क्यों करते हैं, देर से ऑफिस क्यों पहुंचते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। बायोमेट्रिक हाजिरी ना लगाने वालों को अब नोटिस जारी करना होगा। नोटिस देना होगा। 1 जुलाई से 15 सितंबर तक बायोमेट्रिक डाटा निकलवाया गया है और जो भी गैर हाजिर या लेट ऑफिस पहुंचे हैं, कार्यालय पहुंचे हैं, उनको अब जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर लेट क्यों पहुंचे, देरी से ऑफिस क्यों पहुंचे हैं। योगी का हंटर भी देखा जा रहा है चलता हुआ, इन कर्मचारियों पर नजर आ रहा है। तो सचिवालय में 60% से ज्यादा के जो कर्मचारी हैं रोजाना देर से आते हैं। और सलाहकार संपादक के बक्स सर हमारे साथ हैं। के बक्स जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो लेट लतीफी वाला कार्यक्रम था कर्मचारियों का वो लगातार देखा जा रहा था, लेकिन इस बार सीएम योगी ने खुद अपने हाथ में कमान संभाली और सख्ती दिखाई है और सभी का डाटा निकलवाया है। देखिए वंदना, ये सचिवालय प्रशासन जो है ये सदैव मुख्यमंत्री के पास रहा। जितने भी मुख्यमंत्री हैं सचिवालय प्रशासन सदैव उन्हें कार्य विभाग सचिवालय प्रशासन जो है सचिवालय कर्मचारियों को प्रशासन देखता है कि और अलॉटमेंट वगैरह सब देखता है। लेकिन योगी ने नाराजगी जाहिर की थी कि सचिवालय में कर्मी, चूंकि योगी कभी कभी 10:30 बजे, कभी कभी 9:30 बजे सचिवालय या लोग पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि कर्मचारियों की संख्या कम है। इस पे उन्होंने सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव के रंगीन नाइक से कहा कि मेरे संज्ञान में लाया गया है कि सचिवालय के कर्मी जो नियत समय है 9:30 से 10 बीच में कार्यालय में नहीं रहते हैं। तो सचिवालय मुख्यमंत्री के निर्देश सचिवालय प्रशासन आज चूंकि छुट्टी का दिन है फिर भी सचिवालय खुलवाया गया। उनसे कहा गया सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों से कि अब बायोमेट्रिक की चेकिंग करें, कौन कर्मचारी कितने समय आ रहा है और कितने कर्मचारी बायोमेट्रिक भर रहे हैं पे हाजिर दे रहे नहीं। इससे पाया गया, आज जो जांच की गई उसमें पाया गया कि 60% कर्मचारी जो है ये लेट लतीफ है, लेट आते हैं और 30% कर्मचारी तो बायोमेट्रिक में हाजिरी नहीं देते हैं।
तो ये निर्णय लिया गया ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाए और उन्हें सुधरने का मौका दिया गया, जो नियत समय उसके कार्यालय आए हुए और नियत समय से कार्यालय से वापस 5 बजे कार्यालय बंद होता है, नियत समय से वापस आए। तो 30% कर्मचारी जो है पाया गया कि नहीं है, इन सबको नोटिस जारी किया गया है। पहले नोटिस जारी किया जाएगा, बाद में इनके वेतन की कटौती भी किए जाने का निर्देश दिया गया है। वंदना। बिल्कुल, और ये भी देखा जा रहा है सर कि ये तो सिर्फ जुलाई से सितंबर 15 सितंबर तक का डाटा मांगा गया है, लेकिन अगर इसके आगे की पिछले डेट की या महीने की बात कर ले तो ना जाने कितनी ही जो लेट लतीफी वाले आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो कर्मचारी हैं वो भी किसी तरह से हीला हवाली करते नजर आ रहे थे, क्योंकि उन पर कोई सख्ती नहीं की जा रही थी, इसलिए उनको ये मौका मिल रहा था। ये रैंडम चेकिंग की गई। रैंडम चेकिंग का मतलब ये होता है एकाएक चेकिंग की गई है। जैसे इसकी जो सचिवालय कल खुलेगा और आगे खुलता ही रहेगा, तो इस बीच में इनकी पूरी जांच की जाएगी। तभी मैंने पहले भी कहा कि वेतन की कटौती की जाएगी, इनकी पूरे साल भर की इनको बायोमेट्रिक चेक की जाएगी, कितने कर्मचारी आए, कितने कर्मचारी लेट से आए, कितने हाजिरी दी, इसकी विस्तृत जांच की जाए। जांच के बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। मंगला। पूरी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों पर हंटर चलता नजर आ रहा है। बायोमेट्रिक हाजिरी की अब जांच हो रही है। सचिवालय में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो अटेंडेंस है वो चेक की जा रही है, कितने बजे एंट्री होती है, कितने बजे एग्जिट होती है। सारी ही बातों को ध्यान में रखते हुए अब सख्ती नजर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। आज सुबह बाल लंबे हो रहे थे तो बाल कटाने सुबह सुबह में निकला। अब क्या है, 10 बजे से पहले मैंने देखा हेयर सैलून खुलते नहीं है, तो मैं 9:30 बजे पहुंच गया। तो उसने बोला कि आने वाले हैं, तो मैं वहां बैठ गया। तो वहां पे कई लोग जो है आसपास के जो है बाहर खड़े हुए थे और लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और हर आदमी इस बात को कह रहा था कि साहब चुनाव कब होंगे, चुनाव जल्दी कराओ। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। यह मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। एक और वहां पे व्यक्ति थे, वो ये बात कर रहे थे, मैंने अभी फोन पे उनसे पूछा, तो वे रहते तो हमारे ग्रेटर कैलाश में, मगर दुकान उनकी लाजपत नगर में। तो कह रहे थे कि सर लाजपत नगर के भी जो दुकानदारों का ग्रुप है, जिसमें अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से खुद रिजाइन करके कह रहा है कि जनता कहेगी मैं ईमानदार हूं तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इसके बाद मोटे तौर पे जनता के बीच में जो बातचीत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। और नाराजगी इसलिए कि उनके द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने आईआईटी पास किया, आईआरएस का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी को छोड़ के 10 साल तक झुग्गियों के अंदर समाज सेवा की हो, मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार संघर्ष किया हो, लोगों को मुफ्त बिजली दी हो, पानी दिया हो, अस्पताल दिए हो, स्कूल दिए हो, मोहल्ला क्लिनिक दिए हो,
बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा दी हो, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी हो, ऐसे मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगा दी। आज लोगों के मन में बहुत नाराजगी है कि एक ईमानदार आदमी के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार पड़ गई और उस बेचारे को जेल तक लेके गए। और वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उसने सत्ता का सुख नहीं भोगा। उसने कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कई चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर सतयुग में सुना था भगवान राम ने परिस्थितियोंवश राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए। मगर मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, कल सीएम ने ये भी कहा था कि वो और मनीष दोनों में से कोई सीएम नहीं बनेंगे नेक्स्ट सीएम, लेकिन नेक्स्ट सीएम कौन होंगे इसको लेके बहुत चर्चा है। कम से कम इतना बता दीजिए, जो कैबिनेट में आप लोग हैं उन्हीं में से होंगे या कोई और नया चेहरा होगा? क्या कोई रणनीति बनाई गई है? मैं आपको बताऊं, आपको जितनी जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं। मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना। और कहाँ बताएंगे बताओ? आप ही को तो बताएंगे, तभी तो आप लोगों को तो बताएंगे। तो जैसे ही चर्चा होगी मैं बताऊंगा। जी जावेद जी। जो पत्रकारों में भी से हो सकता है, पत्रकार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई एडिटर भी हो सकता है। सौरभ जी, ये बताइए कि आगे क्या टाइमलाइन क्या है? सीएम कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? विधायक देखिए, बैठक कब होगी? एलजी से मुलाकात कब होगी? नए नाम की चर्चा, ये कम से कम टाइमलाइन बता दीजिए। मोटे तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे। और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा। और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। विधानसभा का सत्र प्लान क्या होगा? अब तो भाई जो आएंगे वही काम करेंगे, वही एक्शन प्लान बताएंगे। अगर एक्शन प्लान भी मैं ही बना दूं उनका तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये कह तो रहे कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो सीएम की कुर्सी पे रहेंगे। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि एक राजनीतिक मजबूरी थी, आप लोगों को महिलाओं को 1000 रुपया देना है, वो जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, उसमें पास नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की बैठक बुला नहीं सकते, इसलिए
वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ने के लिए वो नाखून कटा के शहीद बन रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 6 महीने से उनका रेजिग्नेशन मांग रही थी और वो ये कह रही थी रेजिग्नेशन इसलिए दो क्योंकि सरकार नहीं चल सकती जेल से, मगर जेल से सरकार अरविंद केजरीवाल ने चला के दिखाई। अब वो बाहर आ गए थे तो वो फिर मांग रहे थे, अब दे दिया तो कह रहे नहीं साहब इन्होंने इसलिए नहीं दिया, इन्होंने इसलिए दिया। अरे तुम क्यों मांग रहे थे, फिर तुम मत मांगते, हमारी पॉलिसी ना आने देते। तुम चाहते हो हमारी पॉलिसी आ जाए इसलिए मांग रहे थे, ऐसा तो नहीं। हर तरीके से सरकार के काम किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री को इजाजत थी कि वो जितनी भी फाइलें एलजी के पास भेजी जानी है वे फाइलें साइन कर सकते थे और सारी की सारी फाइलें उनकी साइन की हुई जाती हैं। दूसरी बात, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेजॉरिटी से बने, फरवरी 2014 से, माफ कीजिएगा 15 से, तब से लेकर अब तक बंदिशें ही बंदिशें मुख्यमंत्री जी के पास रही हैं। मगर बंदिशों में भी जो काम कर ले उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, इसीलिए जनता बार बार उनको वोट डालती है। तो ये सब तो कुतर्क हैं, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी परेशान है। मैं कल एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता से मिला, नाम बताऊंगा तो आप वो नाराज हो जाएंगे, और एक नहीं कईयों से मिला। एक जगह मुलाकात हो गई, फिर एक जगह आज सुबह एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से बातचीत भी हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहां ये चर्चा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सोच खत्म होती है वहां केजरीवाल की सोच शुरू होती है। ये चर्चा चल रही है आज भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई आदमी सत्ता त्याग कर सकता है। उनके यहां तो झगड़े होते हैं सत्ता के लिए, लॉबिंग होती है, कोई आरएसएस का आदमी होता है, कोई जो है गडकरी जी का आदमी होता है, कोई जो है किसी और का आदमी होता है, कोई राजनाथ जी का आदमी होता है। सब लोग आके दिल्ली के अंदर जो है लॉबिंग करते हैं, तब जाके कोई बनता है, और उसके बाद भी खूब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो उनके लिए ये बहुत जो है सरप्राइजिंग था, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। आप खुद ही देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान आ रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो पूरा पूरा ड्रामा है, ये तो 2 दिन ड्रामा करेंगे, फिर जो है फिर कार्यकर्ताओं से और लोगों से कहलवा देंगे कि भाई आप मत जाइए मत जाइए, फिर ये नहीं रिजाइन करेंगे। तो उनके ऑफिशियल बयान आया था कल बीजेपी का। अब उनको डर लग रहा है, नहीं यार ये तो शायद सही में ही रिजाइन कर रहे हैं, तो अब कोई और बयान दिखा जाए, तो वो कुतर्क चलेंगे। मगर ये संवाद सीधा अरविंद केजरीवाल जी का जनता से है। अरविंद जी जो कहना चाहते हैं वो जनता के मन तक पहुंच गई है बात, और जनता बहुत नाराज है। मैं आपको बता सकता हूं, आप सड़क पे घूमिए, आपको वो नाराजगी जो है दिख जाएगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से खासी नाराज है। सर एक सवाल, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो जाना चाहिए, अगर चुनाव जल्दी करवाना, विधानसभा भंग कर दीजिए, चुनाव की मांग कीजिए, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। हमने तो मांग कर दी, क्या है सरकार क्यों नहीं बंद कर? 6 महीने पहले चुनाव से, जो चुनाव का दिन होता है उससे 6 महीने पहले, 5 साल पूरे होने से 6 महीने पहले चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। जैसे आप देखेंगे हरियाणा के चुनाव जो हैं उनका समय पूरे होने से पहले ही जो है चुनाव आयोग करा रहा है। तो हमने ये कहा है कि आप ये करिए। अब हम बंद कर देंगे, कहेंगे भाग गए, देखो ये छोड़ के भाग गए। तो हम भी अब समझदार हो गए, अब हम वैसे बेवकूफ़ नहीं रहे जो पहले थे, ठीक है। अब इतने नादान नहीं है हमने आपको बोल दिया, हमने बॉल जो है आपके पाले में डाल दी कि अगर है हिम्मत और है कॉन्फिडेंस और लगता है कि तुम केजरीवाल को हरा सकते हो तो आ जाओ मैदान में, और नहीं है तो फिर देखेंगे टाइम पे जब टाइम आएगा। अरे चुनाव आयोग क्या है, ये सब यही है, भारतीय जनता पार्टी ही चला रहा है सब कुछ, क्या चुनाव आयोग। तो अभी आप सुन रहे थे सौरभ भारद्वाज को, जिन्होंने कारण भी बताया कि क्यों
मुख्यमंत्री पद के लिए दोबारा से चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि समय से पहले चुनाव क्यों कराया जा रहा है इस बात को लेकर के भी स्पष्ट किया है। साथ ही साथ उन्होंने कई बड़ी प्रमुख बातें भी कही, भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि चुनाव कराएं तो भी दिक्कत, इस्तीफा दे तो भी दिक्कत है, ना दे तो भी दिक्कत है। जब जेल में थे तो इस्तीफे की मांग थी, जेल से बाहर निकले इस्तीफे की मांग थी, जब इस्तीफा दे दिया है, देने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उस पर भी ऐतराज है। आखिर ऐसा क्यों है? तमाम बड़ी बातें कही हैं सौरभ भारद्वाज ने, और आपने सुना भी सीएम की नई रेस को लेकर के केजरीवाल का जो प्लान है, जो योजना है वो विशेष है। ये देखने वाली बात है कि कल जो कि ऐलान किया गया था केजरीवाल की ओर से इस्तीफा देने की, अब देखा जा रहा है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है उसी दिन इस्तीफा देंगे केजरीवाल। बुलंदशहर से खबर आ रही है, जहां पर डीएम के आदेश पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने मुनादी कराई है। इसी के साथ ही बकाया धनराशि वसूली करने पहुंची प्रशासनिक टीम की कार्रवाई, और बिल, बैंक, लोन, स्टाम्प खरीद का भुगतान न करने पर कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक टीम ने ढोल बजाकर मुनादी कराई है। बरकर फ्रोजन फूड फर्म का 40 लाख रुपए विद्युत बिल का बकाया, और खुर्जा निवासी हाजी इरफान पर स्टाम्प खरीद का 7 लाख का बकाया, जिसको लेकर के ये कार्रवाई देखी जा रही है। स्क्रैप गोदाम स्वामी हाजी एहसान पर बैंक का 8 लाख बकाया है, और शहर की कई हस्तियों पर लाखों रुपए का सरकारी कर्ज है। तो जल्द भुगतान नहीं करने पर अचल संपत्ति कुर्क भी प्रशासन करेगा, और एसडीएम खुर्जा की अपील जल्द भुगतान करें अन्य बकायेदार। और बुलंदशहर डीएम के आदेश पर प्रशासन टीम ने ये मुनादी कराई है। और फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर युवक ने गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने आत्महत्या की है। इसी के साथ ही युवक के आत्मघाती कदम उठाने से परिवार में कोहराम मचा है। गृह कलेश से परेशान 40 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की है। फर्रुखाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, घायल युवक भाई ने जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया, और अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम दान मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। गोली मारकर की आत्महत्या की। थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम दान मंडी का ये मामला बताया जा रहा है। और फर्रुखाबाद से खबर है, युवक ने खुद को गोली मारी है, गोली मारकर की आत्महत्या कर ली। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने की है आत्महत्या।
युवक के आत्मघाती कदम उठाने से परिवार में कोहराम भी देखा जा रहा है। गृह कलेश से परेशान 40 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की है। घायल युवक भाई ने जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया और अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। अक्षय दीक्षित है, सना विनोद दीक्षित है, जो कि दान मंडी जामगंज से आया हुआ है, जो हमारी अमृत अवस्था में एम्बुलेंस इन्होंने गोली मार दी। कैसे, कहाँ स्वयं सर में। कहाँ पर? यहाँ भी मारी सर। नहीं, घर में, गांव में, कहाँ पर? गाँव में। घर घर में मारे। कोई बात हुई थी घर में? कोई बात नहीं। नाराजगी का कोई कारण नहीं? कुछ नहीं। अचानक? और इसी खबर पर पंकज प्रकाश हमारे साथ हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्यों इतना आत्मघाती जो कदम था उठाया और आत्महत्या कर ली युवक ने? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये मामला है थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम दान मंडी है। बाकी अक्षय दीक्षित है, पुत्र विनोद कुमार, इनकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। उन्होंने आज सुबह ही अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली है और जब परिजन इनको लोहिया अस्पताल लेकर गए, वहां पर तैनात जो डॉक्टर थे वैभव यादव, उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो युवक था वो पारिवारिक कुछ परिस्थितियां थी, उनके कारण गृह कलेश के कारण परेशान थे, उन्होंने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर इस वक्त की फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम दान मंडी का ये मामला है। साथ ही साथ देखा जा रहा है फर्रुखाबाद में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। फतेहपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर किशोरी की हत्या के मामले में परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने कोतवाली का घेराव किया है। शव रखकर बंदकी कोतवाली का घेराव किया गया। 12 घंटे में घटना के खुलासे की मांग पर अड़े परिजन। कोचिंग जाने के बाद लापता हो गई थी किशोरी। जाफराबाद गांव के पास मिला था किशोरी का शव। बंदकी कोतवाली का घेराव, परिजनों को समझाने में जुटी पुलिस। शव रखकर बंदकी कोतवाली का किया घेराव। बारह घंटे में घटना के खुलासे की मांग पर अड़े हैं परिजन। कोचिंग जाने के बाद लापता हो गई थी किशोरी। जाफराबाद गांव के पास मिला था किशोरी का शव। परिजन लगातार हत्या के खुलासे की मांग कर रहे हैं। शव रखकर बंदकी कोतवाली का किया गया घेराव।
परिजनों ने कोतवाली का घेराव किया। शव रखकर बंद की कोतवाली का किया घेराव। परिजनों की मांग है कि हत्या का खुलासा जल्द से जल्द करे पुलिस। बाराबंकी से खबर, जहां पर दो अज्ञात चोर चोरी की नियत से घर में घुसे। आहट पाकर जगी महिला ने चोरों का किया विरोध करने पर चोरों ने महिला के ऊपर हमला किया। चोरों द्वारा हमला करने पर महिला हुई घायल। घर में रखी अलमारी बक्से का ताला तोड़कर की चोरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू की। थाना बडूपुर क्षेत्र के काजी बेहटा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से खबर, दो अज्ञात चोर चोरी के नियत से घर में घुसे। विरोध करने पर महिला ने चोरों के ऊपर धावा बोला, लेकिन महिला इसी बीच हुई घायल। और सीधे आपको गांधीनगर के गुजरात ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और जो वो कमाएंगे उससे उनको करीब 25,000 रुपए का फायदा। अगर इस पैसे को वो पीपीएफ में डालते हैं, ईपीएफ में डाल देते हैं, और घर में मानो बेटी का जन्म हुआ है, 1 साल की बेटी है, तो 20 साल बाद 10-12 लाख रुपए से ज्यादा उनके पास होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक ये पैसा बहुत काम आएगा। साथियों, इस स्कीम से 2 और बड़े लाभ। ये स्कीम इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी माध्यम बन रही है। ग्रीन जॉब बहुत तेजी से बढ़ने वाले, हजारों मेहनत की जरूरत पड़ेगी, लाखों लोग इसको इंस्टॉल करने के लिए लगेंगे। इस योजना से करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। पीएम सूर्योदय स्कीम के तहत 3 लाख नौजवानों को स्किल मैन पावर के तौर पर तैयार करने का लक्ष्य है। इनमें से 1 लाख नौजवान तो सोलर पीवी टेक्नीशियन भी होंगे। इसके अलावा हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने 50-60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। यानी पीएम सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने वाला हर परिवार क्लाइमेट चेंज से मुकाबला
साथियों, जो विदेश के मेहमान आए हैं, मैं उनको कहूंगा, यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बहुत खास गांव है, मोढेरा। वहां सैकड़ों साल पुराना सन टेम्पल है और ये गांव भारत का पहला सोलर विलेज भी है। यानी गांव की सारी जरूरतें सोलर पावर से पूरी होगी। आज देश भर में ऐसे अनेक गांवों को सोलर विलेज बनाने का अभियान चल रहा है। साथियों, मैं अभी यहां जो एग्जीबिशन लगा है वो देखने गया था और आप सबसे मेरा आग्रह है, एग्जीबिशन जरूर देखिए। आप सभी अयोध्या के बारे में तो भरपूर जानते हैं। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला ही बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे, और मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडर्न सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया। हमारा प्रयास है मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। और मुझे खुशी है कि अब तक हम अयोध्या के अनेकों सुविधाओं और घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ चुके हैं। अयोध्या में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर चौराहे, सोलर बोर्ड्स, सोलर वाटर एटीएम और सोलर बिल्डिंग देखी जा सकती है। हमने भारत में ऐसे 17 शहरों की पहचान की है, जिसे हम इसी प्रकार सोलर सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स को, हमारे खेतों को भी, हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पावर जनरेशन का माध्यम बना रहे हैं। आज किसानों को इरिगेशन के लिए सोलर पंप और छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दी जा रही है। भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हर सेक्टर में बड़ी स्पीड और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। बीते दशक में हमने न्यूक्लियर एनर्जी से पहले की तुलना में 35% ज्यादा बिजली पैदा की है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए हमने करीब 20,000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। आज भारत में वेस्ट टू एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल से जुड़े चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम सर्कुलर अप्रोच को प्रमोट कर रहे हैं। रीयूज और रीसाइकल से जुड़ी बेहतर टेक्नोलॉजी तैयार हो, इसके लिए स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है। साथियों,
प्रो प्लेनेट पीपल का सिद्धांत हमारा कमिटमेंट है। इसलिए भारत ने दुनिया को मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन दिया है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव लेकर दुनिया के सैकड़ों देशों को जोड़ा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्रीन ट्रांजिशन पर भी हमारा बहुत फोकस रहा है। G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया था। भारत ने अपनी रेलवे को इस दशक के अंत तक नेट जीरो बनाने का भी लक्ष्य रखा है। कुछ लोगों को लगेगा भारत की रेलवे नेट जीरो हो मतलब क्या है, जरा मैं उनको बताता हूं। हमारा रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि डेली ट्रेन के डिब्बे में करीब करीब 1-1.5 करोड़ लोग होते हैं। इतनी बड़ी ट्रेन का, और उसको हम नेट जीरो बनाने वाले हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2025 तक हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल करेंगे। भारत के लोगों ने गांव-गांव में हजारों अमृत सरोवर भी बनाए हैं जो वाटर कंजर्वेशन के काम आ रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे भारत में लोग अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे भी इस अभियान से जुड़ने का आग्रह करूंगा, दुनिया के हर नागरिक को आग्रह करूंगा। साथियों, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड तेज हो रही है। सरकार भी इस डिमांड को मीट करने के लिए नई पॉलिसीज बना रही है, हर तरह से सपोर्ट दे रही है। इसलिए आपके सामने अपॉर्चुनिटी सिर्फ एनर्जी जनरेशन में ही नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी अद्भुत संभावनाएं हैं। भारत का प्रयास पूरी तरह से मेड इन इंडिया सॉल्यूशन का है। इससे भी आपके लिए यहां अनेक संभावनाएं बन रही हैं। भारत सही मायने में आपके लिए एक्सपेंशन की ओर बेहतर रिटर्न की गारंटी है। और मैं आशा करता हूं कि आप उसमें जुड़ेंगे। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह और नहीं हो सकती है। और मैं कभी कभी सोचता हूं, हमारे मीडिया में कभी भी गॉसिप कॉलम आती है, बड़ी चटाकेदार होती है, मजेदार होती है कभी कभी, लेकिन उनका एक बात पर ध्यान नहीं गया और आज के बाद जरूर ध्यान जाएगा। अभी जो यहां भाषण कर रहे थे ना प्रहलाद जोशी, वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, लेकिन मेरी पिछली सरकार में वो कोयले के मंत्री थे। तो देखिए मेरा बत्री भी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर में निकाला गया जुलूस से मोहम्मदी, पहासू और अहमदगढ़ में हर साल की तरह निकाला गया जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। सैकड़ों यकीदत नारे तकबीर का नारा बुलंद करते निकाला गया। मुफ्ती फुरकान आलम बसवाई ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बताया
प्रकाश हजरत मोहम्मद ने सभी के एक रहने वतन से मोहब्बत करने का संदेश दिया। पासू और अहमदगढ़ में हर साल की तरह निकाला गया जुलूस। ये हमारा इस्लामी महीने का, इसका नाम है रबीउल अव्वल। इसकी 12 तारीख को हमारे पैगंबर मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनकी तशरीफ़ आवरी के मौके पर हम उनके लिए ये जुलूस निकालते हैं और पूरे आलम में ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे नबी ने प्यार का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। तो इस जुलूस के ज़रिए से भी पूरे हिंदुस्तान में एक मोहब्बत का पैगाम जाए, प्यार का पैगाम जाए। वो पैगंबर जब आए तो उन्होंने यहाँ तक फरमाया कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए और वो पेट भर के खाना खा के सो जाए। बलिया सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हपाल गांव में रविवार की देर रात कृष्ण जन्माष्टमी समापन कार्यक्रम से प्रसाद लेकर लौट रहे पूर्व प्रधान के पुत्र पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। सूचना मिलते ही सुखपुरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जांच पड़ताल के इस बीच घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर चिकित्सक ने वाराणसी रेफर किया है। नहीं। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।